हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग उत्तराखंड यूसेट परीक्षा के एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो और ये आपका आज ये अंतिम वीडियो होगा। और आप लोगों की कल सुबह परीक्षा है, तो आप सब लोगों को परीक्षा अच्छी होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोक विकास और पर्यावरण यानी पर्यावरण, मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित प्रश्नावली करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो या आप नए हैं चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी परिभाषित किया इको सिस्टम किसके द्वारा किया गया था, तांसले के द्वारा। किसने 1866 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया। रेटर, हैकल, एल्टन या ओदोम। तो जो इसमें हमारा प्रश्न होगा उत्तर होगा वो हैकल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण एक जैविक और अजैविक घटनों यानी कि जो है मिश्रण होता है। बिल्कुल सही है। पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। इनमें से कौन सा सही है। तो पहला वाला सही है, स्थिर नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। केवल एक सही है। प्राकृतिक वास का अर्थ क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग एक समुदाय में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति तंत्र का छोटा सा हिस्सा। एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित होते हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या। तो इसमें हमारा उत्तर है एक विशेष, ठीक है, क्षेत्र जिसमें पौधों और जानवर सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। भौगोलिक क्षेत्र में पौधों का, भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं को, भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का, आर्कटिक क्षेत्र में पौधों का। तो इसका उत्तर है भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का। बायोम का मतलब सजीव का। यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। बायोम, बायोस्फीयर, हैबिटेट या पारिस्थितिकी। तो इसे नाम दिया जाता है बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किस से उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा उत्पन्न होती है पौधों से, सागर से, सूर्य से या उपरोक्त सभी से। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न होती है, सूर्य से। बहुत अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। प्रकाश, मृदा जल और मृदा जल और वर्षा। तो ये जो है निर्धारित करता है वर्षा। वनस्पति का निर्धारण वर्षा करता है, यानी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी वर्षा पर निर्भर करता है। इनमें विचार करना है। बायोम जैविक और अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण स्थल, जल, वायु आदि। जैविक पर्यावरण पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण। इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से हमारा सही है केवल एक और दो सही है, ठीक है, ये गलत है। कृत्रिम वातावरण इसमें नहीं आता है, तो सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल यानी बायोस्फीयर में शामिल किया गया है। जल मंडल, स्थल मंडल, वातावरण और संपूर्ण। तो इसमें जल मंडल को जीव मंडल में, ठीक है, शामिल किया गया है। इसमें से जो यानी शामिल किया गया है जल मंडल, स्थल मंडल, वातावरण सभी यानी कि बायोस्फीयर में शामिल किया गया है। निम्नलिखित पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंक को क्या कहा जाता है।
खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेब, उत्तराधिकार या पारिस्थितिकी जो है पिरामिड, तो इसे खाद्य वेब कहा जाता है। जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा का हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? ऊर्जा श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, पौष्टिकता श्रृंखला या जीव श्रृंखला, तो इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसमें जो असत्य की बात आ रहा है, तो अपघटक जीव अपना स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये तो सत्य है। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है और जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है। और हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, तो जैवमंडल पर्यावरण अध्ययन की आधारभूत इकाई है लेकिन नहीं है, ये वाला गलत है। सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा संबंध रखता है? नियतिवाद, संभववादी, नवनियतिवाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये नवनियतिवादी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो स्वपोषी पौधे ये निर्माता हैं, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं? मांसाहारी, वियोजक, मेतरिनी स्कैवेंजर या शाकाहारी? तो ये क्या होते हैं? शाकाहारी। जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषक, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, उन्हें बोला जाता है स्वयं पोषक, स्वपोषक। दो पारितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं बायोम, बायोटॉप, इकोटोन या बायोस्फीयर, तो इनको कहा जाता है इकोटोन। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसमें उत्तर हो जाएगा इकोलिन। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? ठीक है, तो सामान्यतः आहार श्रृंखला में कुल 4 कड़ियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से किसे अजैविक स्थिति में सम्मिलित नहीं किया जाता? जल, मृदा, तापमान और जीवाणु। जीवाणु को नहीं किया जाता अजैविक में, क्योंकि जैविक इसमें जीव पाया जाता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यावरण के अस्तित्व का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। सी सही हो जाएगा। इसमें सुमेलित करना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, इसमें धूल के कण, ओजोन परत, उल्का और अरोरा। ठीक है, तो इसमें जो धूल के कण हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? धूल के कण क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। बादल वगैरह सब क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और आयन मंडल में उल्का और बहिर्मंडल में ओरेरा। तो ये इसमें 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार हैं? तो खाद्य श्रृंखला के लिए आधार हैं उत्पादक। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थों को क्या कहा जाता है? बायोम, जैव समुदाय, बायोमास या प्लांट्स, तो इनके कहा जाता है बायोमास। निम्नलिखित में ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं?
सदैव उल्टे, सदैव क्षैतिज, कभी कभी विकर्ण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि इसमें पिरामिड की बात कर रहा है। तो जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा उल्टा बनता है। ऊर्जा पिरामिड। खाद्य पिरामिड सदा यानी सीधा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जल वाष्प। ठीक है, तो इसमें जो हमारी गैस है वो निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? यानी कि जो प्राकृतिक घटक है उस रूप में यदि पाई जाती है तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यदि और बढ़ा दी जाती है तो नुकसानदायक है। तो इसमें हमारी हो जाएगी नाइट्रोजन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक रूप से विस्तृत रूप में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? मालाबार, सुंदरबन, कच्छकरण और तटीय उड़ीसा। और मेरे अनुसार इसको होना चाहिए सुंदरबन। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। तो हो जाएगा बी उत्तर। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? कीस्टोन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, सांकेतक प्रजाति। तो हमारा जो है ना आंसर है अम्ब्रेला प्रजाति। कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो संक्रमिका यानी इकोटोन से संबंधित है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन्न पारितंत्र में नहीं होती हैं। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से केवल एक सही है, दूसरा क्या है? गलत है। एक सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा हो जाएगा ए। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या, जैव समुदाय, जैव विविधता, पारितंत्र। तो इसमें बोला जाता है जनसंख्या। पृथ्वी की प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। इनको क्या करना है? मिलान करना है। वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। अक्रिय गैसें, नमक, ताज़ा पानी और बर्फ, जैव पदार्थ और लाइट सिलिकेट्स। ठीक है, इनमें कहाँ कहाँ कौन से पाए जाते हैं? तो हमको तो इसमें वायुमंडल में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, इससे मिल गया। जैव मंडल में जैव पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, 3 हो गया, तो बी में 3 और 1 में, तो हमारा बी उत्तर हो जाएगा। जल मंडल में क्या पाया जाता है? नमक, ताज़ा पानी और बर्फ। स्थल मंडल में क्या पाए जाते हैं? सिलिकेट्स पाए जाते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। इनमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये पारिस्थितिक क्षेत्र है सामुद्रिक। जैवमंडल जल, थल और वायुमंडल के कितने क्षेत्रों में विस्तृत होता है? तो 1 से 4 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 114 किलोमीटर या 11.4 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर है 22 से 30 किलोमीटर के मध्य। पृथ्वी की सतह से वातावरण की विभिन्न परतों का क्रम है। तो जब यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो पहले क्षोभ मंडल आता है, तो हमारा बी या सी में से हो जाएगा, और सबसे अंत में बहिर्मंडल आता है। तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा बी। और कुछ जाने की जरूरत नहीं है हमको। इसके बाद है जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे बेहतरीन यानी सबसे गतिशील परत कौन सी है? तो सबसे गतिशील परत कौन सी है? इसमें मैंने अभी ऊपर बताया था कि कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे होती है, तो होती है क्षोभ मंडल। यहीं पर यानी कि मौसम संबंधी सभी गतिविधियां होती हैं। निम्नलिखित वातावरण में परतों में वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन गैस मौजूद है? तो समताप, मध्य, क्षोभ मंडल और उपरोक्त में से कोई सभी नहीं। ठीक है, तो कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयन मंडल किसमें सम्मिलित होता है? तो आयन मंडल मध्य में, बहिर् में, समताप में, क्षोभ मंडल में।
तो ये होता है समताप मंडल में। आयन मंडल वही तो है। इसके बाद सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, कार्बन चक्र में, फास्फोरस चक्र में। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि सौर ऊर्जा ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किस में वर्गीकृत किया जाता है? पॉइंट स्रोत, गैर पॉइंट स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और या मानव जनित प्रदूषक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे प्राकृतिक और मानव जनित प्रदूषकों में बांटा जाता है। प्राथमिक प्रदूषक और माध्यमिक प्रदूषक के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो हमारा जो मुख्य अंतर है, एक सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक के मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राथमिक और माध्यमिक है। ठीक है, प्राकृतिक या मानव जनित नहीं। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्राथमिक वायु प्रदूषक पानी के अणुओं में शामिल होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव डालते हैं। प्राथमिक प्रदूषक सीधे क्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण की रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होते हैं। और चौथा है, प्राथमिक प्रदूषक सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। बिल्कुल गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? प्राथमिक वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ओजोन प्रकाश रासायनिक धुंध को उत्पादित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। तो गलत ही है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है, प्राथमिक हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तेल के जलने से उत्सर्जित होती है। फिर है ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ये ओजोन फोटोक्रोम यानी कि केमिकल स्मॉग के दौरान पैदा होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसपीएम के बीच ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है जिससे उन सभी को प्राथमिक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, माध्यमिक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या इन्हें अम्लीय वर्षा होने की भी समान भूमिका इनके द्वारा होती है? तो इसमें है प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? तो ये सब माध्यमिक प्रदूषक नहीं है, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं जो अम्लीय जमाव का योगदान करते हैं। बिल्कुल। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किसमें मौजूद होते हैं? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल। ठीक है, तो इसी में होता है, क्योंकि ऊपर उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाते हैं, नीचे रहते हैं। किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? कंचनजंगा, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा या धौलावीरा? तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो कंचनजंगा होगा। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? परिवहन क्षेत्र, सीमेंट क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग। तो किससे होता है? परिवहन क्षेत्र से। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी? तो मेरे अनुसार बाढ़ होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो भारत में उतना ज़्यादा कहाँ भूकंप आते हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है हर साल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनामाता रोग
के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा है? पारा, कैडमियम, क्रोमियम और लोहा। ठीक है, तो मिनीमाता होता है पारा से। शीशे का सेवन मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचा सकता है? मस्तिष्क को, फेफड़े को, जिगर को, किडनी को। ठीक है, तो प्रमुख रूप से ये पहुंचा सकता है मस्तिष्क को। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? रूस, चीन, उत्तरी अमेरिका या यूरोपीय संघ? तो इसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका। प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि प्रवाल भित्तियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती हैं। प्रवाल ऊष्म और शीत धाराओं के मिलन स्थल पर होते हैं। प्रवाल सागर के अत्यधिक सुंदर प्राकृतिक स्थल होते हैं। प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना, यानी कि बताने हमको, तो इसमें है प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे सागर का वर्षा वन कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन। तो CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव जनित है। सुपोषण में संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा दोनों होगा, एक होगा, तो यानी पहला वाला तो बिल्कुल सही है। लेकिन सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, कम हो जाती, तो केवल एक सही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिक उत्सर्जित होती है? पेट्रोल वाहन, CNG वाहन, डीजल वाहन, ताप विद्युत संयंत्र। तो क्या हो गया? ताप विद्युत संयंत्र हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन, गैसों का औद्योगिक उत्सर्जन, ऊपरी वायुमंडल ओजोन निर्माण, उनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन। वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं? तो वायु प्रदूषण कहाँ जाता है? श्वसन प्रणाली में जाता है ना, तो संचार और श्वसन प्रणाली को क्या करता है? प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी PAN के संदर्भ में सत्य है? यह एक माध्यमिक प्रदूषक है। यह तब उत्पन्न होता है जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करते हैं। मानव में श्वसन रोग का कारण है उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। निम्नलिखित में से पानी की गुणवत्ता और पानी की जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है? BOD, COD, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप इसमें चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। और इसी तरह से आप लोगों की सेवाओं में हम लोग उपस्थित होते रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इनमें से कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी की में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है? ठीक है, तो ये होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है ऑस्टियोपोरोसिस, ल्यूकीमिया और फेफड़ों का कैंसर, फ्लोरीन और स्ट्रोटियम 90, बेंजोपाइरन। ठीक है, तो इनमें जो है, यानी कि हमको ये बताना है कि किसके कारण होता है। इनमें जो ये रोग दिए गए हैं, ये किस किस कारण से होते हैं।
तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस ये फ्लोरीन की यानी कि कारण होता है, और ल्यूकीमिया होता है स्ट्रोटियम 90 के कारण, फेफड़ों का कैंसर होता है बेंजोपायरन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है, निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डेसिबल, हर्ट्ज, फोन या वाट M2। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है डेसिबल से। निम्नलिखित में से आवृत्ति रेंज में मनुष्य का कान शोर के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, 1.2 किलो हर्ट्ज, 100 से 500 किलो हर्ट्ज, सॉरी 1 से 2 किलो हर्ट्ज, 100 से 5, 10 से 12 किलो हर्ट्ज, 13 से 16 किलो हर्ट्ज। तो सबसे ज़्यादा यानी सेंसिटिव है उसके लिए यानी कि कान, वो है 13 से 16 किलो हर्ट्ज। कोलकाता मेट्रो शहर में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस ये थे यानी कि हमारे कुछ प्रमुख प्रश्न, और आप सब लोगों को परीक्षा अच्छी होने के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ईश्वर करे आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी हो। और आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आज चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, पेपर अच्छा कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।